Good afternoon to all of you, to all my dear online students. I welcome you in this class of the need of theory building and a comparative study between CTO, Classical Theory of Organization, HRT, Human Relations Theory, and BTO, Behavioral Theory of Organization. तो आज हम लोग बातचीत करेंगे पहले तो इसी विषय पर कि हमें सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है किसी भी विषय में, और दूसरा फिर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे शास्त्रीय संगठन सिद्धांत यानी सीटीओ, मानव संबंध सिद्धांत यानी एचआरटी और व्यवहारवादी संगठन सिद्धांत यानी बीटीओ। तो कल मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस क्लास में कि कल मैंने आपको बताया था कि रेनेसां के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कामकाज करने के तौर तरीके बदल गए। पहले जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज या घरेलू उद्योग हुआ करते थे, जहां पर एक परिवार के लोग आपस में मिल करके काम किया करते थे, उनकी जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लग गई। जो काम हाथ से हुआ करता था अब उनकी जगह पर नई नई मशीनें आ गई। जितना प्रोडक्शन, जितना उत्पादन पहले एक परिवार के 3-4 लोग मिल करके एक हफ्ते में पैदा किया करते थे, उतना एक दिन में होने लगा। अब एक घर में एक कमरे के अंदर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में एक एक छत के नीचे सैकड़ों हजारों कर्मचारी एक साथ काम करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जिस तरीके से उस समय तक कामकाज किया जा रहा था, अब नए संगठन, नए सिद्धांत और नए तरीके की चुनौतियां और समस्याएं सामने आ गई। तो जरूरत थी कि अब मौजूदा दौर की जरूरतों के हिसाब से सिद्धांत बनाए जाएं, और इसलिए पहला सिद्धांत सामने आया शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। तो इन ऑर्डर टू कॉरेस्पॉन्ड टू द requirements of those days when the small cottage based industries were replaced by large factories and industries, in place of one room in the household there were thousands of workers working under one roof spread over acres of the industrial land. And therefore, to correspond to the needs and challenges of those times, there was a need to develop new theories of organization, and as a result, the first set of theories were presented, known as classical theory of organization. लेकिन शास्त्रीय संगठन सिद्धांत की कुछ अपनी सीमाएं, कुछ उसकी कमजोरियां, कुछ उसमें दोष पाए गए। तो उसके बाद उसके विरोध में एक नई विचारधारा सामने आई जिसको हमने कहा मानव संबंध सिद्धांत। और मानव संबंध सिद्धांत में भी कुछ अपनी कमियां थी, कुछ दोष थे, उनको भी दूर करते हुए एक ज्यादा संतुलित, व्यवहारिक और मध्यमार्गी सिद्धांत सामने आया जो कहलाया शास्त्रीय संगठन सिद्धांत के बाद मानव संबंध सिद्धांत। और तीसरा जो बड़ा मध्यमार्गीय, संतुलित और परिपक्व सिद्धांत था जिसको हम लोगों ने कहा व्यवहारवादी संगठन सिद्धांत। और इस तरह से वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया आगे। और चूंकि वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया आज भी जारी है, क्योंकि समस्याएं सामने आती हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं, और इसलिए नए नए सिद्धांत आज भी बनाए जाते हैं। So we studied that how the first set of theory came into existence as classical theory.
But there were some flaws and weaknesses in this theory. As a result, its critiques, its opposite view were presented, named as human relations theory. But human relations theory had its own weaknesses and flaws, and therefore the third set of principles were presented as behavioral theory of organization, which was more matured, balanced, useful, relevant, and practical way of doing things. So that is how thesis, antithesis, and synthesis took place. And this process of thesis, antithesis, and synthesis is still going on, because the problems continue to emerge, new challenges we have to face every day, and therefore the process of theory building is still going on. So the first point of discussion today is need of theory building, and after that we will come to the second point, that is comparative study between CTO, HRT and BTO. तो आज हम लोग का पहला जो वर्ग होगा विचारों का, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, वो है सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता क्या है, और CTO, HRT और BTO का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो किसी भी विषय में, in any subject, there is a need of theory building. There is a need of theory building. सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता पड़ती है because of the following reasons, जिसके निम्नलिखित कारण होते हैं। 1, it gives organized body of knowledge to that subject. It gives organized body of knowledge to that subject. इससे उस विषय का एक संगठित ज्ञान, इससे उस विषय का एक संगठित ज्ञान अर्जित और उत्पन्न किया जाता है। देखिए, it develops the subject matter, content and material literature of that subject, and material literature of that subject. इससे उस विषय का साहित्य, पठन सामग्री, विषय वस्तु, साहित्य, सामग्री, विषय वस्तु विकसित होते हैं। It lays down the objectives of the study. It lays down the objectives of the study. इससे अध्ययन के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। Next, it makes acceptance as a science. It makes acceptance as a science which is more logical and practical. Which is more logical and practical. इससे उस विषय का विज्ञान विकसित होता है, क्योंकि सिद्धांत उसे अधिक तार्किकता और व्यवहारिकता प्रदान करते हैं। क्योंकि सिद्धांत उसे अधिक तार्किकता और व्यवहारिकता प्रदान करते हैं। It gives empirical validity to what we observe and what we propound in theory. It gives empirical validity. It gives empirical validity to what we observe and what we propound in theory. इसमें अवलोकन और सिद्धांत के बीच अनुभवात्मक वैधता प्राप्त होती है। इससे अवलोकन और सिद्धांत के बीच अनुभवात्मक वैधता प्राप्त होती है। Next, it makes universality of application of that principle. It makes universality of application of that principle.
उससे उस सिद्धांत को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है, उससे उस सिद्धांत को सार्वभौमिकता प्राप्त। It gives rise to the structure, skeleton and framework of the subject. It gives rise to the structure, framework and skeleton to that subject. इससे उस विषय की संरचना और विषयगत ढांचे का निर्माण होता है। इससे उस विषय की संरचना और विषयगत ढांचे का निर्माण होता है। नेक्स्ट, it helps learning and understanding that subject easy and possible. It makes learning and understanding of that subject easy and possible. इससे उस विषय का अध्ययन करना संभव, सरल और सुविधाजनक हो जाता है। इससे उस अध्ययन का विषय करना संभव, सरल और सुविधाजनक हो जाता है। Next, it helps in solving the present day problems. It helps in solving the present day problems. इससे वर्तमान की समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलती है। इससे वर्तमान की समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलती है। And it creates a vision for future challenges. And it creates a vision for future challenges. और उससे भावी चुनौतियों के लिए एक दृष्टिकोण तैयार हो जाता है। उससे भावी चुनौतियों के लिए एक दृष्टिकोण तैयार। Theories help in building and generate awareness. Theories help in building and generate awareness. सिद्धांतों के द्वारा उस विषय की जागरूकता जनमानस में पैदा होती है। उस विषय की जागरूकता जनमानस में पैदा होती है। Next, it helps in better and smooth functioning of the organization. It helps in better and smooth functioning of the organization. इससे संगठन में कार्य करना अधिक बेहतर, सहूलियत और सुविधाजनक भरा हो जाता है। और सुविधाजनक भरा हो जाता है। And the last, theory building helps in research and development of that subject. Theory building helps in research and development of that. सिद्धांतों के निर्माण से उस विषय का शोध, अनुसंधान और विकास संभव है। शोध, अनुसंधान और विकास संभव। Moreover, the process of thesis, antithesis and synthesis continue to take place. Moreover, the process of thesis, antithesis and synthesis continue to take place. इसके अतिरिक्त वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। Because problems never cease to exist. Because problems never cease to exist. क्योंकि समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। They only keep changing their forms and manifestations. They only keep changing their forms and manifestations. उनके रूप प्रकार में ही केवल परिवर्तन होता रहता है। And therefore, तथा इसलिए
टू सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम्स, टू सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं को दूर करने के लिए द प्रोसेस ऑफ थियरी बिल्डिंग ऑल्सो कंटिन्यू टू टेक प्लेस, द प्रोसेस ऑफ थियरी बिल्डिंग ऑल्सो कंटिन्यू टू टेक प्लेस। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया भी अनवरत चलती है। चेंज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में so far all the theories are classified in 3 broad categories. अब तक सभी सिद्धांतों को 3 बड़े समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट, क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीटीओ। पहला, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत, सीटीओ। सेकेंड, ह्यूमन रिलेशंस थियरी, एचआरटी। मानव संबंध सिद्धांत, एचआरटी। एंड थर्ड, बिहेवियरल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बीटीओ। संगठन का व्यवहारवादी सिद्धांत, बीटीओ। A comparative study and analysis between the three, a comparative study and analysis between the three can be made as follows. A comparative study between the three can be made as follows. तीनों के ही बीच का एक तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण, तीनों के ही बीच का एक तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण निम्नवत किया जा सकता है। अब आप एक टेबल बना लें। पीटीओ, एचआरटी, पीटीओ,
देख सकते हैं कि हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत, थीसिस के रूप में बनाया है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ हेनरी फेयोल, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर, और उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आता है जिसमें उसकी कमियां, उसकी दिक्कतें, उसकी दुश्वारियां, उसकी परेशानियां, वीकनेसेस, फ्लॉज, प्रॉब्लम्स इनमें दिखाई पड़ते हैं। तो उनको दूर करने के लिए फिर एंटीथीसिस आता है। लेकिन बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो फेज है, जब क्लासिकल थियरी बदल करके ह्यूमन रिलेशंस थियरी में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, रूपांतरित हो रही है, तो बीच का पीरियड जो है वो ट्रांजिशन पीरियड है, और उस समय मैरी पार्कर फॉलेट को हम लोग पढ़ते हैं। So Mary Parker Follett is a connecting link between classical theory of organization and human relations theory of organization. तो मैरी पार्कर फॉलेट की विचारधारा जो है वो सीटीओ और एचआरटी यानी शास्त्रीय संगठन सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत के बीच में संपर्क सेतु का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। और फिर एंटीथीसिस या प्रतिवाद के रूप में मानव संबंध सिद्धांत आता है, जिसको दिया एल्टन मेयो ने। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांजिशन का फेज आता है, संक्रमण का काल आता है, जिसमें हम रिग्स का इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की पारिस्थितिकी, पब्लिक चॉइस अप्रोच, लोक चयन उपागम, जो हम लोग पिछली यूनिट में कर चुके हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन, ये भी हम लोग कर चुके हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन। इन सब विचारों से आगे बढ़कर धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं? बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो कि सिंथेसिस है, संवाद है, जिसमें कि थीसिस और एंटीथीसिस दोनों की ही कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। और इसलिए सिंथेसिस के रूप में, वाद प्रतिवाद और संवाद के रूप में हमें एक बेहतरीन मध्यमार्गी, संतुलित और परिपक्व विचारधारा प्राप्त हुई, जो वर्तमान में हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, रेंसिस लिकर्ट, डगलस मैक्ग्रेगर और क्रिस एर्गिरिस के द्वारा की गई। तो the behavioral theory of organization is comprised of the thesis and antithesis. It tries to get rid of the weaknesses and problems of both classical theory and human relations theory, and it is a middle path between the two, a mixture of the two, more relevant, more balanced, more matured view given by Herbert Simon, Chester Bernard, Rensis Likert, Douglas McGregor and Chris Argyris। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब बुनियादी तौर पर क्लासिकल थियरी, ह्यूमन रिलेशंस थियरी और बिहेवियरल थियरी में क्या फर्क है, आइए इसको लिखते हैं। आप इसी तरीके से एक टेबल बनाइए, उसमें पहला कॉलम सीटीओ, दूसरा एचआरटी और तीसरा बीटीओ। सो मेक अ टेबल with 3 columns as CTO, HRT and BTO. CTO point 1. इसमें श्रमिक को एक आर्थिक प्राणी माना है। इसमें श्रमिक को एक आर्थिक प्राणी माना गया। CTO point 1. The worker was considered as an economic animal. The worker was considered as an economic animal. HRT. इसमें कार्मिक को एक सामाजिक प्राणी माना। इसमें कार्मिक को एक सामाजिक प्राणी माना। In this, worker was considered as a social animal. In this, worker was considered as a social animal. BT. इसमें कार्मिक को प्रशासनिक व्यक्ति की संज्ञा दी।
इसमें कार्मिक को प्रशासनिक व्यक्ति की संज्ञा दी। It gave workers the nomenclature of administrative man. It gave workers the nomenclature of administrative man. CT, point 2. इसमें अधिकाधिक उत्पादन और लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें अधिकाधिक उत्पादन और लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया। It gave maximum emphasis upon production and profit. It gave maximum emphasis upon production and profit. HRT. इसमें अधिकतम ध्यान व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक, इसमें अधिकाधिक ध्यान व्यक्ति या कार्मिक की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित किया गया। आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित किया गया। It gave maximum emphasis upon the social and psychological needs of the workers. Social and psychological needs of the workers. BT. इसमें दोनों के ही बीच संतुलन और समान ध्यान केंद्रित किया। इसमें दोनों के ही बीच संतुलन और समान ध्यान केंद्रित किया गया। It laid equal emphasis upon both the aspects. It laid equal emphasis upon both the aspects and tried to develop an equilibrium. इसमें संगठन को एक बंद प्रणाली माना गया। इसमें संगठन को एक बंद प्रणाली माना। This considered organization as a closed system. This considered organization as a closed system. इसमें संगठन को एक बंद प्रणाली माना। HRT. इसमें संगठन को एक खुली प्रणाली माना। इसमें संगठन को एक खुली प्रणाली। It considered organization as an open system. It considered organization as an open system. BT. इसमें संगठन को एक अंतरक्रियात्मक और पारिस्थितिकी प्रणाली माना गया। इसमें संगठन को एक अंतरक्रियात्मक और पारिस्थितिकीय प्रणाली माना गया। This considered organization as an interactive and ecological system. This considered organization as an interactive and ecological system. Next one. CT. इसमें कहा गया कि this was said that कि कार्मिक सदैव आर्थिक कारणों से ही अभिप्रेरित होता है। कार्मिक सदैव आर्थिक कारणों से ही अभिप्रेरित होता है। This said that worker is always motivated by economic factors alone.
by economic factors alone. HR. इसमें कहा गया कि कार्मिक सदैव गैर आर्थिक कारणों से प्रेरित होता है। इसमें कार्मिक सदैव गैर आर्थिक कारणों से प्रेरित होता है। This said that worker is always motivated by non-economic factors. Non-economic factors. BT. इसमें स्वीकार किया गया कि it was accepted that कि व्यक्ति आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही कारणों से अभिप्रेरित होता है। व्यक्ति आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही कारणों से अभिप्रेरित होता है। A man is motivated by both economic and non-economic factors. A man is motivated by both economic and non-economic factors. CT. इसमें माना गया कि कार्मिक सदैव अपनी केवल शारीरिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। इसमें माना गया कि कार्मिक सदैव केवल अपनी शारीरिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। This stated that a worker always and only work to fulfill his biological and economic needs. HRT. इसमें माना गया कि it was accepted that कि कार्मिक सदैव सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। कि कार्मिक सदैव सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। A worker works only to fulfill his social and emotional needs. BT. इसमें माना गया कि व्यक्ति अपने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसमें कहा गया कि कार्मिक या व्यक्ति अपने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। A man or a worker works to fulfill all his needs. Related to biological, financial, social and economic requirements. Biological, economic, social and emotional requirements. Biological, economic, social and emotional requirements. Next. CT. इसमें कहा गया कि व्यक्ति सदैव निर्णय तथ्यों के आधार पर लेता है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति सदैव निर्णय तथ्यों के आधार पर लेता है।
It said that a man always takes decision on the basis of facts. A man always takes decisions on the basis of facts. HRT. इसमें कहा गया कि व्यक्ति सदैव निर्णय मूल्यों के आधार पर लेता है। इसमें कहा गया कि व्यक्ति सदैव निर्णय मूल्यों के आधार पर लेता है। It said that a man takes all his decisions only on the basis of his values, on the basis of his values. BTO. इसमें स्वीकार किया गया कि it was accepted that, इसमें स्वीकार किया गया कि it was accepted that कि प्रत्येक निर्णय तथ्य और मूल्य का संयोग होता है, कि प्रत्येक निर्णय तथ्य और मूल्य का संयोग होता है। That every decision is the permutation and combination of facts and values. Every decision is the permutation and combination of facts and values. तथा उसके निर्णय में कभी तथ्य तो कभी मूल्य, किंतु दोनों ही प्रभावी होते हैं। And in all its decisions, and in all his decisions, sometimes facts and sometimes values prevail. Sometimes facts and sometimes values prevail. And the last point, CTO. इसमें संगठन की संरचना, प्राधिकार और दायित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें संगठन की संरचना, प्राधिकार और दायित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। It mainly emphasized upon the structure, framework, authority and responsibility in the organization. It mainly emphasized upon the structure, framework, authority and responsibility of the organization. HRT. इसमें संगठन के कार्मिकों के बीच आपसी मेलजोल, सहयोग, संचार और अनौपचारिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया, और अनौपचारिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। It mainly emphasized upon get-togetherness. It mainly emphasized upon get-togetherness, cooperation, communication, and informal relations between the workers. And informal relations between the workers. And the last, BTO. इसमें इन सभी कारकों को समान मूल्य और महत्व प्रदान किया गया। इसमें इन सभी कारकों को समान मूल्य और महत्व प्रदान किया गया। It gave equal emphasis upon all such factors. It gave equal emphasis upon all such factors.
तो क्या इसका मतलब हुआ? आइए इसको एक एक करके समझते हैं। यानी सीटीओ में क्लासिकल थियरी, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत में यह कहा गया कि जो वर्कर है वो केवल अपने पैसे और अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। और इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को चाहिए कि सबसे ज्यादा इम्फेसिस प्रोडक्शन बढ़ाने और प्रॉफिट बढ़ाने पर दिया जाए, क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, वर्कर को उतना इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा, उसको उतना उतना आर्थिक फायदा। और चूंकि वो केवल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या आर्थिक कारणों से ही मोटिवेट होता है, उन्हीं कारणों से ही वो प्रभावित होता है और प्रेरित होता है और इसीलिए काम करता है। इसलिए सारे फैसले, सारे निर्णय अपनी जिंदगी में वो फैक्ट्स की बेसिस पर लेता है, तथ्यों के आधार पर, कि मुझे इसमें क्या फायदा है, मुझे इसमें क्या नुकसान है। तो वो देखता है कि जो काम उसको अधिकाधिक फायदा पहुंचाए, खासतौर से आर्थिक रूप से, वो उन तथ्यों के आधार पर अपने सारे फैसले करेगा। इसलिए फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज सिस्टम माना गया, बंद प्रणाली, कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो कुछ हो रहा है उसका बाहर कोई असर नहीं पड़ता, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कुछ उसके एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स में हो रहा है उसका असर ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ नहीं पड़ता। तो संगठन और उसका वातावरण एक दूसरे से पृथक होते, अलग होते। न तो संगठन के बाहर का कोई असर संगठन पर पड़ता है और न संगठन का कोई असर संगठन के बाहर पड़ता है। जबकि इसके ठीक ऑपोजिट व्यू ह्यूमन रिलेशंस थियरी में दिया गया, जिसमें कहा गया, एचआरटी वालों ने कहा कि नहीं साहब, इंसान केवल रोटी के लिए थोड़ी जिंदा है, केवल पेट की जरूरतों, भूख और अपने पैसे की जरूरतों के लिए ही काम नहीं करता है, बल्कि उसको मान सम्मान भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। उनके लिए काम करता है। A man does not work only for money alone. Rather, he works for love, affection, status, prestige, social recognition, admiration. और इसलिए उसकी जिंदगी में केवल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो उसको मोटिवेट कर सकते हैं, केवल गैर आर्थिक कारण हैं जो उसको बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और इसलिए वो फैसले फैक्ट्स के आधार पर या केवल तथ्यों के आधार पर कि उसमें कितना फायदा उसको हो रहा है, इस आधार पर नहीं लेता, बल्कि ये देखता है कि क्या उससे उसके रिश्ते तो खराब नहीं हो जाए, क्या उसका संबंधों पर कुछ असर पड़ेगा, क्या समाज में उसकी स्थिति कमजोर तो नहीं हो जाएगी, क्या उसके आसपास, उसके समाज, उसके परिवार, उसके लोगों के बीच उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका मान सम्मान, उसका कद, उसकी ऊंचाई, उसका मेयार बढ़ेगा। वो अपने फैसले इन आधारों पर लेता है, इन वैल्यूज की बेसिस पर लेता है। इसलिए उसके सारे फैसले वैल्यू बेस्ड होते हैं, मूल्य आधारित। और इसलिए संगठन एक खुली प्रणाली है, ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो रहा है उसका असर उसके बाहर के एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स पर पड़ता है, और जो एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स में
ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रहा है उसका असर संगठन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन, ये खुली प्रणाली। जबकि बिहेवियरल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया कि यह कहना कि वर्कर सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और शरीर की जरूरतों के लिए काम करता है, यह भी ठीक नहीं है। और सिर्फ सोशल स्टेटस और रिकॉग्निशन और रिलेशनशिप के लिए काम करता है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको जिंदगी में अपनी सोशल स्टेटस, रिकॉग्निशन, एडमिरेशन, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब चाहिए और एक साथ चाहिए। उसको अपनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी करनी है, और अपना सोशल स्टेटस और रिकॉग्निशन और एडमिरेशन और लोगों का प्यार और मोहब्बत और लोगों का साथ और सोहबत, ये भी चाहिए। दोनों ही बराबर के मूल्य और महत्व रखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन। केवल ये कह देना कि जो सीटीओ वाले कह रहे हैं वो सही है या जो एचआरटी वाले कह रहे हैं, ये एकांतिक दृष्टिकोण है, एक पक्षीय दृष्टिकोण। इट इज वन साइडेड व्यू, इट इज एक्सट्रीम व्यू, ऑपोजिट व्यू। रही बात डिसीजन लेने की, फैसले लेने की, तो हर इंसान फैसला लेता है अपनी जिंदगी में, कुछ न कुछ, कभी न कभी कोई ना कोई फैसला वो लेता ही रहता है। और निर्णय लेना एक प्रशासन का कार्य होता है, इसलिए वो प्रशासनिक व्यक्ति है। न तो सिर्फ वह आर्थिक प्राणी है, न सिर्फ सामाजिक प्राणी है, बल्कि वो प्रशासनिक प्राणी है, क्योंकि वो निर्णय लेने का काम करता है। निर्णय अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, सही हो, फलदायी हो, नुकसानदायी हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन निर्णय लेता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव। सो हिज डिसीजंस में प्रूव राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, but he always takes decision, and every individual, every person takes decision, and therefore taking decision is a function of administration. Therefore every worker, every man is an administrative animal, administrative man. और दूसरी बात कि उसके सारे फैसले केवल और केवल फैक्ट्स पर या केवल और केवल वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं, ऐसा नहीं। All his decisions are only and only based upon facts or only and only on values. It is not true, because sometimes facts prevail over values, sometimes values prevail over facts, and the matter of fact is that the every decision is the permutation and combination of facts and values both. तो उसका हर निर्णय केवल और केवल तथ्यों के आधार पर या फिर मात्र मूल्यों के आधार पर नहीं होता, बल्कि कभी तथ्य अधिक हावी और प्रभावी हो जाते हैं, कभी मूल्य अधिक हावी और प्रभावी हो जाते हैं, और उसका हर निर्णय, उसमें कुछ न कुछ अंश तथ्य का भी होता है, कुछ न कुछ अंश मूल्य का भी होता है। हाँ, कभी तथ्य अधिक हो सकते हैं, कभी मूल्य अधिक हो सकते हैं, क्योंकि हर निर्णय तथ्य और मूल्य दोनों पर आधारित होता है। और रही बात यह कहना कि व्यक्ति सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करता है, या व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इज्जत, शोहरत, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान के लिए काम करता है, संबंधों के लिए काम करता है, ये दोनों ही बातें एक तरफा और एक पक्षी हैं। उसको मान, मर्यादा, शोहरत, दौलत भी चाहिए, और उसको अपनी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को भी साथ में ही पूरा करना है। So to have a classical theory or a human relations theory view is a one-sided view, extreme view, because a man doesn't work only for money,
or financial needs, and at the same time he doesn't work only for social status, recognition, get togetherness, love, bonding together with each other. Rather, a worker, a man, requires everything in life. So there is no contradiction about it. और इसलिए हर संगठन एक अंतरक्रियात्मक और पारिस्थितिकी प्रणाली, अंतरक्रियात्मक और पारिस्थितिकी। अंतरक्रियात्मक यानी संगठन के जो भीतर हो रहा है उसका असर बाहर पड़ता है, जो बाहर हो रहा है उसका संगठन के ऊपर असर पड़ता है, और ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, एक दूसरे से इनका जुड़ाव होता है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनकी एक पारिस्थितिकी होती है। पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है कि व्यक्ति और उसके आसपास के जो वातावरण का अंतर संबंध है, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। कि व्यक्ति अपने वातावरण को प्रभावित करता है, उससे प्रभावित होता है, उसी तरह से वातावरण व्यक्ति से प्रभावित होता है और व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसको पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। The interrelationship and interdependence between the man and its environment, man and his surrounding. The man affects his or her surroundings or environment and get affected by his surrounding and environment, and therefore there is an interaction, therefore there is a relationship, therefore there is an interdependence between the man and his surroundings. So therefore organization is an interactive and ecological system because it affects and get affected by the surroundings, and therefore the organization affects the environment and surrounding, and surroundings and environment get affected by the organization. तो इस तरह से हमने इनका एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया और इनके आपस के रिश्तों को भी देखा, इनके संबंधों को समझा। अब हम लोग एक एक करके पहले क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर मैरी पार्कर पॉलेट को पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन रिलेशंस थियरी को पढ़ेंगे और सबसे आखिर में बिहेवियरल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि कुछ तो अभी हमारे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, सेमेस्टर्स हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं होली तक क्लासेस बंद कर दूं, क्योंकि आज वेंसडे है और कल थर्सडे हो जाएगा। तो अभी हम लोग मंडे टू थर्सडे ही क्लास करते हैं और अगले वीक से आपकी होली की छुट्टियां हैं। तो हम लोग जब ये नया टॉपिक शुरू करें, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जब शुरू करें, तो एक नया अध्याय होली की छुट्टियों के बाद शुरू करें। तब तक उनके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ के एग्जाम्स चल रहे हैं, सेमेस्टर चल रहे हैं, कुछ होली में छुट्टियों में अपने घर जाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा एग्जाम का टाइम चल रहा है तो उनको अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की, होम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद थोड़ा सा होली का माहौल रहेगा, घर में थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल कम हो जाता है, थोड़ा सा मिलना जुलना, आना जाना, लोगों के साथ वक्त बिताना, उसमें थोड़ा पढ़ाई 2-4-6 दिन के लिए थोड़ा बैक सीट पर आ जाती है। अब ठीक भी है। हमारे आज के जीवन में वो त्योहार आते ही इसीलिए हैं कि वो हमें खुशियां देते हैं, उल्लास देते हैं, उमंग से भर देते हैं, संबंधों को नई
जीवंतता, नया रूप रंग, नया कलेवर प्रदान करते हैं। इसमें अपने नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, यारों, दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों से मिलने जुलने का वक्त निकाल पाते हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। एंड दैट इज हाउ वी रिफ्रेश आवर रिलेशंस। And therefore, every festival is an occasion to rekindle, lighten up the old relations which are either lost somewhere, or due to hectic schedule or busy program of your day-to-day routine lives, you are not able to maintain contact or relations with them. And therefore, such an occasion give an opportunity to reignite those emotions, those relations, those coming together, to make your bonding more strong and closer with each other. You visit your family, friends and neighbors, they come to your house. So as you would suggest, I would do that. तो आप लोग जैसा कहें, शाम तक मुझे बता दें, ताकि कल से फिर मैं होली के बाद आप लोग का क्लास शुरू करूं। और तब तक आप लोग खूब अच्छे तरीके से रंगों का त्यौहार मनाएं, खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर और अपने परिवार, अपने सभी इष्ट मित्रों का ध्यान रखें। और एक बार जब रंगों का त्योहार और पूरी शालीनता और उल्लास के साथ, खुशी के साथ आप मना लें, तो फिर गंभीर होकर पूरी सीरियसनेस के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी और पढ़ाई में फिर से एकजुट लग जाएं, ताकि आपको आपके इसी प्रयास में सफलता मिलेगा। ऑल माय गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।